हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 समाज शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 7 मार्च 2024 के बोर्ड एग्जाम में समाज शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। 1 घंटे में आपका पूरा सोशियोलॉजी खत्म हो जाएगा। महा मैराथन क्लास है आप लोगों के लिए। इसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। पूरे बुक का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तैयार कर लो। आप लोगों ने हमारा टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। उसमें भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आएंगे। तो जिनको पास होना है, सिर्फ क्या है, बोर्ड एग्जाम में उनको नंबर से कुछ नहीं मतलब है, वो सिर्फ चाहते हैं कि हम पास हो जाएं। तो वो टॉपिक वाला वीडियो देखकर सारे प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। उनको क्या है, काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा, यानी पास तो होंगे ही, उसके साथ में काफ़ी अच्छा मार्क्स उनका आएगा। तो समाज शास्त्र का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हम वीडियो लेकर आए हैं। महा मैराथन क्लास है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोगों को कल पेपर है 7 मार्च को, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या हम बहुविकल्पीय से शुरुआत करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। देखिए, जो पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत में जनगणना की शुरुआत हुई, यानी भारत में जो जनगणना हुई इसकी जो शुरुआत हुई ये कब हुई थी। आपके ऑप्शंस में देखिए, ए आपका 1860 से 1865 के बीच, बी 1867 से 1872 के बीच, या सी 1873 से 1877 के बीच, या डी 1877 से 1880 के बीच। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। 1867 से 1872 के बीच में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। 1872 तो एक क्या है, कॉमन वर्ड है, जब पूछा जाएगा तो 1872 आप लिख दीजिएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा, देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है। जनसंख्या वृद्धि के द्वितीय चरण में किस देश को शामिल किया जाता है, यानी जो जनसंख्या वृद्धि के द्वितीय चरण है इसमें किस देश को शामिल किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस है। ए आपका विकसित, अल्प विकसित, विकासशील या अति विकसित। तो जो दूसरा है इनमें से आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, विकासशील हो जाएगा राइट आंसर। सारे का आपको आंसर पता है, नहीं पता है वो भी आप बताइएगा, क्योंकि हमें क्या स्टूडेंट तैयारी करानी है। आप लोगों की तैयारी ईमानदारी से कराएंगे, सारी चीज़ों को हम बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है। 7 मार्च को आपका पेपर होने वाला है, तो उसी में जो तैयारी, सोशियोलॉजी एक क्या है, काफ़ी इसको बोरिंग सब्जेक्ट बना देते हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। ये आपके समाज के ऊपर डिपेंड है, सारी चीज़ें आपको समाज के बारे में जो आसपास होते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में ये प्रेजेंट करता है। तो जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है, देखिए क्या है, निम्नलिखित में जनसंख्या के आकार को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इनमें से तो हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें से आप डी लगा दीजिएगा, क्योंकि जन्म दर भी है, निष्क्रमण भी है और मृत्यु दर भी है जो जनसंख्या के आकार को क्या है, प्रभावित करती है। समझ में आ गया स्टूडेंट। जब भी आपको जहाँ पर भी लगे कि ये सभी, वहाँ पर आप टिक लगा दीजिएगा स्टूडेंट, ये ट्रिक भी है। समझ में आ गया। देखिए चौथा, देखिए जाति व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान होता है, किसका होता है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र का। तो यहाँ पर क्या है, सर्वोच्च स्थान की बात हो रही है स्टूडेंट, तो इनमें से ऑब्वियसली आपका ए ब्राह्मण हो जाएगा, जो कि क्या है, सर्वोच्च स्थान पर ब्राह्मण जाति ही रहते हैं। और इनमें से कोई भी आपको ऑप्शंस क्या है गलत लगे स्टूडेंट, आप वीडियो को देखिए, इनमें से कोई भी ऑप्शंस आपको गलत लगे तो आप प्लीज़ हमें क्या इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा वीडियो के साथ में। समझ में आ गया। हमने काफ़ी बार बताया है कि क्या बुक में और क्वेश्चंस में क्या उसमें गड़बड़ी हो जाती है। 5वां प्रश्न पूछा गया है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ए आपका ज्योतिराव गोविंद राव फूले, या बी सावित्रीबाई फूले, श्री नारायण गुरु, या अब्यकली। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा जो आपका ए हो जाएगा, ज्योतिराव गोविंद राव फूले हो जाएंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने ही की थी। अगला देखिए 6 नंबर प्रश्न, विश्व की सार्वभौमिक इकाई है, परिवार है, समुदाय है, राज्य है या राष्ट्र है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा स्टूडेंट। आपके बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा हूँ। सोशियोलॉजी एक क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, लघु हो या दीर्घ उत्तरीय हो, सभी को हम इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी कवर किए हैं और एज इट इज भी हम आपको प्रश्न सहित उत्तर बता रहे हैं। तो देखिए, विश्व में सार्वभौमिक इकाई क्या है, परिवार है, समुदाय है, राज्य है या राष्ट्र है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आपका परिवार हो जाएगा। क्या है, सार्वभौमिक इकाई परिवार है। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति साधारणतया क्या कहलाती है। यहाँ पर आप ऑप्शंस में देखिए, तो इसमें जो कहलाती है स्टूडेंट, क्या कहलाती है, सामाजिक विषमता कहलाती है। क्वेश्चंस को आप समझ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपके लिए समझना क्या है
जरूरी है। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है, अन्य पिछड़े वर्गों का मुद्दा केंद्रीय स्तर पर, जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं इनका मुद्दा केंद्रीय स्तर पर किस दशक के अंतिम वर्षों में तब फिर से उठ खड़ा हुआ जब आपातकाल के बाद जनता पार्टी ने शासन की बागडोर संभाली। यहाँ पर आपको बताना है कि किस सन में जो अन्य पिछड़े वर्गों का मुद्दा ये क्या है, आपातकाल के बाद जो जनता पार्टी ने शासन का बागडोर संभाली, किस सन में संभाली थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका 1970 हो जाएगा। लेकिन इसको हमने रिसर्च किया था, क्या है, इसको हमने गूगल पर भी सर्च किया था, तो इसका आंसर जो गलत दिखा रहा था, यहाँ पर गूगल पर बता रहा था 1992 यानी 1992 में क्या है इसका जो आरक्षण मिला अन्य पिछड़े वर्गों का। लेकिन यहाँ पर क्या है बागडोर संभाला, तो आंसर बी 1970 राइट आंसर हो जाएगा। आपके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, विद्वानों ने पुरुषों एवं स्त्रियों के बीच असमानताएं प्राकृतिक ही नहीं बल्कि किसका रूप बताया है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या ये सामाजिक। तो क्वेश्चंस को आप समझिए और इनमें से राइट आंसर आप लगा दीजिएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस को आप समझ लीजिए फिर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए सारे क्वेश्चन जो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, खासकर ये समाज शास्त्र का वीडियो है तो आपको लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जिस पर हम कमेंट करते हैं कि सर इस पर वीडियो बनाइए, हम आप लोगों के लिए वीडियो बना देते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द असमानता के स्थान पर अंतर पर क्या है बल देता है। निम्नलिखित में जो कौन सा शब्द है जो असमानता के स्थान पर अंतर पर बल देता है, विविधता, एकता, समन्वय या समायोजन। तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, 10 का आपका ए हो जाएगा, विविधता हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए स्टूडेंट इसका मैं पीडीएफ भी आप लोगों को देने वाला हूँ। क्या है, वीडियो को काफ़ी स्टूडेंट, जब मैं बता देता हूँ कि पीडीएफ में देने वाला हूँ वीडियो की शुरुआत में, तो काफ़ी स्टूडेंट वीडियो छोड़कर सीधा पीडीएफ लेने के लिए ही आ जाते हैं। लेकिन क्या है, मैं इसका वीडियो जो ये पीडीएफ है इसका मैं पीडीएफ दूंगा, लेकिन उसमें लॉक लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा स्टूडेंट, उसमें लॉक लगा रहेगा। उसके लॉक लिख के लिए पासवर्ड आपको मिलेगा। तो मैं आगे बताऊँगा कि कैसे पीडीएफ मिलेगा और कैसे आपको पासवर्ड लिखना है। समझ में आ गया। 10 नंबर देखिए, भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कितने संस्कृति क्षेत्र हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चंस को समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए इनमें से जो क्या है, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण के अनुसार जो है भारत में जो संस्कृति क्षेत्र है वो कितने हैं, वो आपका 91 हो जाएंगे यानी 91। 12 नंबर प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र बुंदेलखंड किस राज्य में है। ये समाज शास्त्र का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें काफ़ी स्टूडेंट जो है कंफ्यूज भी हो जाते हैं। मैं बताता हूँ कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए आर्थिक दृष्टि से पूछा गया तो इनमें से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर आपका क्या है, मध्य प्रदेश भी आ जाता तो वहाँ पर आपका क्या दोनों हो जाता, क्योंकि मध्य प्रदेश और क्या है उत्तर प्रदेश, ये दोनों में क्या है लगते हैं बुंदेलखंड राज्य। जो समझ में आ गया स्टूडेंट, जो बुंदेलखंड राज्य है ये आपका उत्तर प्रदेश और क्या है मध्य प्रदेश दोनों में लगता है। लेकिन यहाँ पर हालांकि मध्य प्रदेश नहीं है तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, साक्षरताकार का उद्देश्य साक्षरताकर्ता को निम्न में से किसकी निर्माण में सहायता प्रदान करना है। जो साक्षरताकार का उद्देश्य है यहाँ पर देखिए किसके निर्माण में सहायता प्रदान करना है, कल्पना, विश्वास, उपकल्पना या भ्रम। तो यहाँ पर देखिए इनमें से किताबी भाषा का राइट आंसर उपकल्पना हो जाएगा। सारे का आप आंसर मैं बता रहा हूँ और इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन गलत लगे तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका एक एक नंबर जो है बोर्ड एग्जाम में कटे। नहीं तो ये प्रश्न आ गया और आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो गए। तो देखिए जो क्वेश्चन बैंक और बुक होता है वहाँ पर भी काफ़ी क्वेश्चंस का विकल्प जो है गलत दे दिया जाता है, तो उसको हमें रिसर्च करना पड़ता है गूगल पर भी क्या है कभी कभी वो गलत बता देता है, तो हमें क्या है समझ में नहीं आता, इसीलिए हम आप लोगों से पूछ लेते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, शोध के दौरान क्या है, यहाँ पर देखिए शोध के दौरान घरेलू कार्य के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। जो घरेलू कार्य के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है तो इनमें से आपका उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, यानी ये सारी चीज़ें जो है क्या है इसके शामिल किया जाता है घरेलू कार्य के अंतर्गत। जैसा कि आप वीडियो को पॉज करके भी यानी वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, सारे क्वेश्चंस को हम बताएंगे और वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उन्हें भी होल जो है बोर्ड एग्जाम में क्या है हेल्प मिल सके और वो भी तैयारी अपनी बेटर कर सके। 15 नंबर प्रश्न देखिए, परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना, जो परंपरागत
भारतीय सामाजिक संरचना के स्वरूप को बदलने भूमिका क्या है, बदलने में भूमिका नहीं या भूमिका नहीं रही है। ये देखिए भूमिका नहीं रही है, काफ़ी स्टूडेंट यहीं तक पढ़ेंगे कि भूमिका रही है, तो ये काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूजन करते हैं क्वेश्चंस में, अपने क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का, वो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ग्रामीण अवसंरचना हो जाएगा 15 नंबर का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, कौन सी नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता नहीं है, यानी नगरीय समुदाय, यहाँ पर आप क्वेश्चन समझिए, जो नगर में इसकी क्या प्रमुख विशेषता नहीं है, क्या नहीं है, प्रमुख विशेषता रही है, ये प्रमुख विशेषता है, ये आपको बताना। नहीं वाला शब्द क्या है, वहाँ पर आपका आया था, जो आपका किसमें था, 15 नंबर प्रश्न था, इसमें नहीं था, इसमें है। तो इनमें से आपका उद्योग एवं व्यापार हो जाएगा राइट आंसर, जो कि 16 का ए बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। वहाँ पर जो नगर में यानी जो सिटी में रहते हैं ना, कि उनके यहाँ पर कृषि होती है, यानी कृषि होती है लिमिटेड में ही होती है, कम जनसंख्या क्या होता है, कम जनसंख्या भी वहाँ पर होता नहीं है, अशिक्षा भी नहीं है, क्योंकि भैया वो सिटी में है, पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो रही है, वहाँ पर उद्योग एवं व्यापार क्या है, समुदाय की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। समझ में आ गया, 16 नंबर भी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखिए 17 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से किसे विचारक, क्या है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने नगरीकरण की परिभाषा नहीं दी, श्रीनिवास, बॉस, ए और वी दोनों या इनमें से नहीं। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो है सुभाष चंद्र बोस भी हो सकते हैं, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि बोस ने जो क्या है नगरीकरण की परिभाषा नहीं दी है। समझ में आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिसके बारे में आपने कभी पढ़ा ही ना हो, क्या है, बोस के बारे में आपने लिमिटेड ही पढ़ा होगा सोशियोलॉजी में। देखिए 18 नंबर प्रश्न है, संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस में देखिए 4 आपके पास ऑप्शंस है, इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और स्टूडेंट आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सोशियोलॉजी की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं और अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको जो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो है वो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसको क्या है, उसमें हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं, एक आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा, दूसरा आपका लघु उत्तरीय और तीसरा विस्तृत उत्तरीय। उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो आपके तैयारी को क्या है एक नेक्स्ट लेवल तैयारी लेकर जाएंगे, जो एक क्या है एक कमजोर बच्चा है और एक आपको टॉपर बना देगा वो टॉपिक्स, क्योंकि टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और आपकी पूरे बुक से है, एक भी टॉपिक को छोड़िएगा मत। और टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट यही कन्फ्यूज रहते हैं कि सर टॉपिक हमें कहाँ मिलेगा, तो वो आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा। आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखेगा प्ले लिस्ट का, वहाँ पर हमने प्ले लिस्ट का जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी हो गया, सोशियोलॉजी, उसके बाद में जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, सभी का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। जैसे अभी तक हमने जो भी तैयारी कराई है, जैसे आपका जुलाई से लेकर अभी तक 2024 बोर्ड परीक्षा की, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट पर सभी वीडियोज मिल जाएगी, जो अभी की तैयारी को क्या है आपकी तैयारी को बेटर बनाएगा, तो वो जरूर आप चेकआउट कीजिएगा। और टॉपिक की वीडियो का यानी टॉपिक जो हमारे बनाया है उसका आंसर आप तैयार कर लीजिएगा, आप देखेंगे बोर्ड एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 का और बुक का भी हमने ऑलरेडी बना रखा है। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया है। तो इनमें से जो आपका आंसर डी हो जाएगा, 18 का आंसर डी हो जाएगा, अगार्बन हो जाएंगे, जो कि क्या है 13 वर्गों में क्या है इसको वर्गीकृत किया है, अकार्बन ने, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। इसको हमने काफ़ी बार बताया हुआ है, आप हमारे रेगुलर के स्टूडेंट होंगे, रेगुलर व्यूअर होंगे, रेगुलर हमारी वीडियोज को देखते होंगे, तो आपको पता होगा। तो भारत में जो पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है वो आपका आंसर सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जी हो जाएंगे। इन्हों क्या है, इनको ही भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से समकालीन भारतीय समाज में संस्कृतिकरण के प्रमुख कारक नहीं है। यहाँ पर कारक जो है नहीं है, कौन सा कारक नहीं है, इनमें से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि संचार में कमी हो जाएगा राइट आंसर। वीडियो को रोक कर भी आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं और लास्ट में स्टूडेंट टेस्ट हमें जरूर दीजिएगा। टेस्ट के थ्रू आप इसको क्वेश्चंस को क्या है टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। हमने जितने भी क्वेश्चंस को तैयार कराया है, हमने बहुत सारे 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशियोलॉजी के मैं तैयार कराता रहता हूँ, जिससे आपकी तैयारी क्या है अच्छे लेवल पर हो पाए और सोशियोलॉजी में भी आप अच्छा मार्क्स गेन कर पाए। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। नगर पालिका, ग्राम पंचायत, विधान परिषद या विधानसभा।
तो इनमें से जो आपका क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत या क्या है, नगर पंचायत की बात नहीं, यहाँ पर ग्राम पंचायत की बात हो रही। तो इनमें से आपका बी करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? ऐसे ही आपका पूछा जाएगा और हम आपको इस तरह से बताते हैं ताकि आपको क्या दिमाग में घुस जाए सारे क्वेश्चन। और ये सारे जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक और बुक से ही लिए गए हैं, आप ढूंढेंगे मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों का दोष है, क्या दोष है भैया? देखिए इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए 22 का आपका डी हो जाएगा, जनमत का विभाजन भी हो जाएगा, राष्ट्रीय हितों को क्षति भी और व्यक्ति पूजा का महत्व भी। यानी इनमें से राजनीतिक दलों का सभी दोष है, क्या है, सभी दोष है। इनमें से आप डी करेक्ट आंसर पर लगा दीजिएगा टिक। 23 नंबर देखिए, वर्ष में कुछ मजदूरों के पास जब कार्य नहीं होता उसे कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट? बेरोजगारी कहते हैं। इसको आप थोड़ा दिमागी तौर पर भी लेंगे, यानी ये सारे क्वेश्चंस को आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इजीली। क्योंकि क्या भैया, वर्ष में कुछ मजदूरों के पास जब कार्य नहीं, यानी कोई कार्य ही नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? तो भैया वो बेरोजगार ही कहलाएंगे। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए 24 नंबर, हरित क्रांति के शुभ आरंभ के किसका योगदान नहीं रहा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हरित क्रांति के जो शुभ आरंभ, यानी जब हरित क्रांति क्या आरंभ हुआ था तो इसका योगदान, यानी किस चीज का योगदान नहीं था? उन्नत बीज का, उन्नत खाद का, जैविक खाद का या सिंचाई के साधन का। तो यहाँ पर जो 24 नंबर प्रश्न है, इनमें से जो किताब के हिसाब से राइट आंसर बताया गया है, आंसर सी हो जाएगा, जैविक खाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, संविदा कृषि के अंतर्गत, संविदा कृषि के अंतर्गत कृषक ने किसके लिए उत्पादन किया है? सरकार के लिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए, स्थानीय बाजार के लिए या विदेशी व्यापार के लिए? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया कि संविदा कृषि के अंतर्गत कृषक ने किसके लिए उत्पादन किया है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से किसका संबंध औद्योगिकरण क्या या औद्योगिक उत्पादन संकल्पना से है? 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसका संबंध औद्योगिक उत्पादन संकल्पना से है? ये आपके विद्वान है, कार्ल मार्क्स हो गए, मैक्स वेबर हो गए, एमिल दुर्खीम हो गए, यानी ये सभी हो जाएंगे। फिलहाल जो 26 नंबर का प्रश्न है इनमें से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ये सभी यानी ये तीनों जी जो है इसको विद्वान है जो कि औद्योगिक उत्पादन का संकल्पना से है। समझ में आ गया? 27 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, और मैं आपको एक चेतावनी दे दूं, आपने क्या है, आपको क्वेश्चंस को समझना आता है, क्वेश्चन को आप लिख लेते हैं और क्वेश्चन को क्या एक प्रकार से आप क्वेश्चन को याद भी किए हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे कॉपी पे, हमने तरीका बताया हुआ है कि बोर्ड एग्जाम में देखिए हर साल का अलग अलग तरीका होता है। जैसे 2023 का जो पेपर दिया है उसमें भी अलग तरीका था कॉपी लिखने का, हर साल चेंज होता रहता है कॉपी लिखने का तरीका। तो आप क्या कीजिए, जो टॉपर होता है, हमने कॉपी लिखने का तरीका भी बताया है कि बोर्ड एग्जाम में एक टॉपर कैसे कॉपी लिखता है एज कंपेयर टू जो कमजोर विद्यार्थी है, कैसे टॉपर कॉपी लिखता है, हमने सारी चीज़ें बताई हुई। सोशियोलॉजी की कॉपी कैसे लिखेंगे और क्वेश्चन का आंसर किस तरह से आपको देना है, हमने बताया हुआ वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। नहीं तो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा, जैसा कि हमने बताया आपको A to Z जानकारी उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग कौन से हैं? कोयला है, जूट है, रेलवे है या टेक्सटाइल है? तो 27 नंबर जो प्रश्न है बुक के हिसाब से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होता है कमेंट में जरूर बताइएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में खाद्यान्न एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? वर्ष 1950 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1954 में या वर्ष 1956 में? तो भारत में जो खाद्यान्न एक्ट लागू हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर जो 28 नंबर है इनमें से आपका बी हो जाएगा, क्या है 1952 हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, चीनी एवं कोरियाई रेशम के धागों के क्या, चीनी एवं कोरियाई रेशम के धागे के बाजार में आने से किस प्रदेश की महिलाओं का घरेलू उपयोग क्या है या घरेलू उद्योग समाप्त हो गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो विकल्प दिया हुआ इन्हीं विकल्प के थ्रू आपको बताना, बाहरी आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर ऐड नहीं करना है। समझ में आ गया? जैसा कि मैं आपको हर वीडियोज में बताता हूं। तो यहाँ पर आपका ए आपका हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, जो कि चीनी एवं कोरियाई रेशम के धागे के बाजार में आने से
क्या है, जो बिहार के लोग हैं उनकी महिलाओं के घरेलू उद्योग क्या है समाप्त हो चुके हैं। तो 29 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाता है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है ये अति लघु उत्तरीय का। और जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को मैं आपको बताऊंगा। सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको जो इस वीडियो में सारे क्लियर हो जाएंगे और आपके 95% लाने का वो टारगेट बनेगा स्टूडेंट। यदि आपको जो भी टारगेट अचीव करना है उसके लिए आप मेहनत कीजिए। हमने सारे का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ हर एक वीडियो में कि हमने हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, जिसमें आपको A to Z जानकारी, यानी एक प्रकार से जो आपकी तैयारी है वो बेहतर बना सकती है यदि आप वो उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो देख लेते हैं। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो आपका अति लघु उत्तरीय का प्रश्न पूछा गया है मॉडल पेपर से कि भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो भारत में जनजातियां हैं किन्हीं 3 विशेषताओं के हमें उल्लेख करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर, भारत में जनजातियों की 3 विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। देखिए किस तरह से आपको लिखना है ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल जो हमारा वीडियो आ चुका है, आपने नहीं देखा तो चैनल पर मिल जाएगा, बोर्ड एग्जाम में समाज शास्त्र की कॉपी कैसे लिखें, उस तरह से जो हमारे बताए गए तरीके हैं यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो उस तरह से आप लिखकर काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। नहीं देखा है तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि क्लास 12 सोशियोलॉजी की कॉपी कैसे लिखें बाई शिवम स्टडी नॉलेज, यानी बाई इस तरह से आप बाई लिख देंगे इस तरह से और पीछे हमारा चैनल का नाम लिख देंगे, वो वीडियो आपको तुरंत ही देखने को मिल जाएगी, नहीं तो आप ढूंढते रह जाएंगे पूरी यूट्यूब पर। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसकी 3 विशेषताएं देखिए कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला जो विशेषता क्या है, सामान्य भूभाग। क्या है? सामान्य भूभाग। इसमें देखिए एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में ही क्या है निवास करती है। जैसे कोई एक पर्टिकुलर जनजाति है, ये एक ही निश्चित भूभाग में ही निवास करेंगी। दूसरा हमारा विस्तृत आकार, जो भारत में जनजातियों का आकार है विस्तृत भी है। जैसे एक जनजाति में कई परिवार जैसे वंश एवं गोत्र का संकलन होते हैं। अब जैसे जनजातियों का एक प्रकार से जैसे जो प्रक्रिया है, यानी जो जनजाति की प्रक्रिया, जैसे कि हमारे परिवार में 2 बच्चे हैं, जैसे हमारी पेरेंट्स है, पेरेंट्स के बाद में हमारी जो फैमिली आई, हमारी फैमिली के बाद में हमारे बच्चे आए, उसके बच्चे, तो इस प्रकार से परिवारों में वंश का क्या है, वंश और गोत्र का संकलन होता रहता है, धीरे धीरे वो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। समझ में आ गया? तीसरा देखिए सामान्य भाषा। सामान्य भाषा में क्या होता है, एक जनजाति के लोग अपने विचारों का क्या है आदान प्रदान करने के लिए जनजाति की अपनी एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए कि सामान्य भाषा क्या है कि जो एक जनजाति है इसमें जो लोग होते हैं अपने विचारों को, यानी जैसे हमारा विचार है आपका विचार है, तो दोनों पर्टिकुलर मिलता जुलता है, तो आदान प्रदान करने के लिए जनजाति की अपनी एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, जो भी वो भारत की जनजातियाँ होती है। जैसे हमारे यहाँ पर पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, शहर में सबसे ज़्यादा क्या है इंग्लिश और हिंदी दोनों बोली जाती है। उसके बाद में जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो है स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस चलते हैं, वैसे ही इसके बारे में बात हो रहा है। तो पहले का यहाँ पर देखिए, यदि आप इस तरह से भारत के जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करेंगे तो आपको जो है 3 नंबर एग्जामिनर बड़े ही आसानी से देगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए सारे क्वेश्चंस का हमने क्वेश्चन विथ आंसर लेकर आया हूँ। इसी बात पर आप स्टूडेंट वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूट्यूब पर सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे और सारी चीज़ें हम आपको सामने लेकर आएंगे और आपकी तैयारी को जो है बेहतर बनाएंगे। दूसरा आपका देखिए, दूसरा जो प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का कि सांप्रदायिकता निवारण के 3 सुझाव दीजिए। जो आपका सांप्रदायिकता निवारण है इसके हमें 3 सुझाव हैं। सबसे पहला है आपका, सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा कारण चुनौती में लाभ की राजनीति है। जो सांप्रदायिकता में सबसे बड़ा जो कारण है क्या है, यहाँ पर हमें सुझाव देना था, तो क्या है सबसे बड़ा कारण है कि चुनौती में लाभ की राजनीति है। दूसरा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सभी को पता है भैया स्टूडेंट, आपको बताने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष क्या है राज्य है, लेकिन शाश्वत नैतिक जीवन मूल्यों की शिक्षा तो सभी क्या है, नैतिक जीवन मूल्यों की शिक्षा तो सभी, यहाँ पर देखिए शिक्षा तो सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। क्या है, सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। तीसरा हमारा, सरकार को सदैव ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा ऐसे कोई कार्य नहीं किया जाए जिससे क्या है सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिले। तो यहाँ पर सांप्रदायिकता निवारण के 3 सुझाव जो बताए गए थे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन है हमारा दूसरा
कि सांप्रदायिकता निवारण के 3 सुझाव दीजिए। तो 2 ये हैं और तीसरा ये हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी क्वेश्चंस को लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। नहीं तो टिक लगाना चाहे तो लगा लीजिए, क्योंकि टिक लगाएंगे तो वहाँ पर भी क्या होता है कि काफ़ी बड़े में क्वेश्चन दिए होते हैं। और यहाँ पर हमने शॉर्ट करके यानी शॉर्ट करके और आपको एक प्रकार से सटीक उत्तर दिया कि यदि आप इतना लिख देते हैं बोर्ड एग्जाम में तो 3 नंबर जो है आपका कन्फर्म है, एग्जामिनर नहीं काटेगा 3 नंबर, वो आगे देकर आपको बढ़ जाएगा। यानी 3 नंबर जो है आपके कॉपी पर लिख कर कि 3 नंबर के लायक क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 3 नंबर, प्रेक्षेपण पद्धति की 3 उद्देश्य बताइए। जो आपका प्रेक्षेपण पद्धति है इसके हमें कोई 3 उद्देश्य बताना है, जो कि इस प्रकार से देखिए। सबसे पहले हमने जो कॉपी में बताया है और आप लोगों को यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि सबसे पहले डालना जो है यानी एक प्रकार से हेडिंग डालना है कि इसके 3 उद्देश्य इस प्रकार से या निम्नलिखित प्रकार से या निम्न प्रकार से। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट ही लिखते चले जाइए कि हाँ भैया प्रक्षेपण पद्धति की ये 3 उद्देश्य है, सबसे पहला ये उद्देश्य, दूसरा ये है, तीसरा ये है। सबसे पहले जब ये डालेंगे तो एक प्रकार से हाईलाइट बन जाता है एग्जामिनर के कि हाँ बच्चे को लिखने का तरीका मालूम है। क्या है, लिखने का तरीका किस तरह से है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ये नहीं कि आपने किस तरह से लिखा है, आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है। सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो मैटर करता है आपकी लिखावट, कॉपी में किस तरह से लिखा है, साफ़ सुथरा कॉपी है, गंदगी तो कोई मचाई नहीं हुई। ये सबसे ज़्यादा एग्जामिनर का मोटिवेट करता है। और यदि आप वहीं पर गड़बड़ कर दिए तो समझ लीजिए भैया आपका काफ़ी अच्छा क्या है जो आपने लिखा है वहाँ पर नंबर भी अच्छा कटेगा। तो इसीलिए क्या है ये सारी चीज़ें आप कीजिए। और जो मैं बता रहा हूँ लिखने का जो तरीका आपको बताता हूँ उस पर आप ज़रूर गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके 3 उद्देश्य इस प्रकार से हैं। सबसे पहला जो उद्देश्य क्या है, यहाँ पर देखिए, प्रेक्षेपण का संबंध कृत्रिम घटनाओं एवं व्यवहारों से ना होकर क्या है स्वाभाविक रूप से अथवा स्वतः विकसित होने वाली घटनाओं से है। नंबर दूसरा है प्रेक्षण क्या है, प्रेक्षणकर्ता की उपस्थिति घटनाओं के घटित होने के समय क्या है, प्रेक्षेपणकर्ता की जो उपस्थित है ये घटनाओं के घटित होने के समय ही आवश्यक है। तीसरा है हमारा प्रक्षेपण को सोच समझ कर क्या है, जो प्रक्षेपण है इसको सोच समझ कर या व्यवस्थित में आयोजित किया जाता है। तो जो प्रक्षेपण पद्धति है इसके 3 जो हमें उद्देश्य बताने थे, जैसा कि आप देख सकते हैं हमें तीनों उद्देश्य के बारे में बता दिया है और तीनों का आंसर जो है दे दिया है। आप बोर्ड एग्जाम में जो है काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ये तो आपने क्या है क्वेश्चन बैंक वाला ही छाप दिया है। तो वहाँ पर आप गौर करेंगे क्वेश्चन बैंक से और आपके बुक से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन बैंक में क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वहाँ पर थोड़े बड़े में उसका आंसर दिया होता है। अब यही आप जाकर देखेंगे कि प्रक्षेपण पद्धति की 3 उद्देश्य बताइए, तो काफ़ी बड़े में उसका आंसर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर करना क्या है आपको, वहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से करना है, देखिए वहाँ पर छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उसी के हिसाब से जब आप लिखेंगे तो आपको ये 3 नंबर जो है कोई नहीं काट सकता। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है स्टूडेंट, सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं इनके बारे में बताइए। जो आपका सामाजिक आंदोलन है ये किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं इसके बारे में आपको पूरा आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है, देखिए सामाजिक आंदोलन में एक सामान्य अभिमुखता अथवा किसी परिवर्तन को लाने ब्रैकेट में देखिए या रोकने का तरीका होता है। सामाजिक आंदोलन प्रायः किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से क्या है, परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं। जैसा कि जनजातीय लोगों के लिए जंगल के उपयोग का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं यहाँ पर बताया गया है। वीडियो को आप रोक कर भी स्टूडेंट देख सकते हैं क्योंकि जैसा कि हमने बताया आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को भी पता होगा जो आपके समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी में है, इसमें 4 तरह के प्रश्न होते हैं। 4 तरह के प्रश्न कौन सा होता है, बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु और विस्तृत उत्तरीय। और बहुविकल्पीय में आपका 10 प्रश्न होता है, अति लघु उत्तरीय में जो है आपका 10 प्रश्न होता है, लघु में आपका 6 प्रश्न होता है और जो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। तो उसी के हिसाब से हम ये सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि मॉडल पेपर को हम हल कर रहे हैं। तो मॉडल पेपर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं इसके वीडियो में बता रहे हैं। उसके बाद में स्टूडेंट देखिए ये सारे क्वेश्चंस को है आपको टिक लगाना है तो लगा लीजिए और क्वेश्चन बैंक में इसको एक प्रकार से इसका आंसर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, क्वेश्चन बैंक में भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चौथा जो क्वेश्चन था इसका आंसर हमने दे दिया है, वीडियो को रोक कर भी इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए
5वां क्वेश्चन है हमारा, मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं। जो मातृवंशीय परिवार है, अब यहीं पे पितृवंशीय परिवार आ जाता तो वहां पर भी मैं आपको समझा देता हूं कि क्या होता है। देखिए, मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं। देखिए, ऐसे परिवार जिनमें माता परिवार की क्या हो प्रमुख होती है। जैसे जो ऐसे परिवार होते हैं, अब जैसे किसी में क्या है फादर नहीं होते हैं, किसी में क्या है मदर नहीं होती है, तो जैसे यहाँ पर मदर की बात हो रही है कि मातृवंशीय परिवार में एक क्या है, मातृवंशीय परिवार ऐसे परिवार की प्रमुख होती है जिसे मातृवंशीय परिवार कहलाती है। जनजातियों में ऐसे परिवार पाए जाते हैं, जो जनजातियां इसमें परिवार ऐसे पाई जाती है। अब यहीं पे पितृवंशीय परिवार हो जाता है, तो यहाँ पर जो माता का अधिकार है यहाँ पर पिता का हो जाता है। समझ में आ गया स्टूडेंट, यही दोनों में फर्क होता है। और मातृवंशीय परिवार और पितृवंशीय परिवार में आपको डिफरेंस भी बताने को आ जाएगा, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं। जो आपका जनतांत्रिक राजनीति है इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में इसका आंसर देना है आपको। तो यहाँ पर देखिए, जनतांत्रिक राजनीति से अभिप्राय राजनीति के उस प्रारूप से है जिसमें आम लोग क्या है, जिसमें जो आम लोग हैं, ब्रैकेट में देखिए, जनता चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन करते हैं। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने क्या है, विभिन्न राजनीतिक दल जो है ये अपने अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारते हैं। जो प्रत्याशी उसको चुनाव में उतारते हैं तथा बहुमत प्राप्त करने वाला दल सरकार का गठन करता है। अब यहाँ पर थोड़ा स्टूडेंट यदि आप समझेंगे, क्योंकि आप लोगों ने 11th में भी सोशियोलॉजी को पढ़ा है, तो वहाँ पर बताया गया है कि जनतांत्रिक, आपने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा कि जनतांत्रिक राजनीति क्या होता है। आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर आप फिर से देखेंगे 11th में। अब 11th में आप कैसे देखेंगे, आपका पिछले साल का बुक होगा, तो वहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा कि जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं। तो इसमें जिसमें आम लोग क्या है, जिसमें जैसे क्या है, जिसमें आम लोग जनता चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन करते हैं। जैसे हम आम लोग जनता है तो वो चुनाव के माध्यम से, जैसे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो या कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो गया, भाजपा हो गया या मायावती सरकार, कोई भी होगा, तो उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, इसका एक लू होता है कि जनता के चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन करते हैं। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने जो प्रत्याशी उसको उतारते हैं अपने अपने, जैसे उसका एक प्रकार से वो सदस्य है, इसका एक सदस्य है, तो वो पर्टिकुलर जो एक प्रकार से जो राजनीतिक तंत्र होगा वहाँ पर वो सारी चीज़ें अप्लाई होता है। तो राजनीतिक जो जनतांत्रिक राजनीति है वो इसी प्रकार से होती है, और बहुमत प्राप्त करने वाला दल सरकार का क्या है, गठन करता है। ये समझ में आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर इसी तरीके से आपको देना है। अगला हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्राम पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। जो ग्राम पंचायत है इनके 3 कार्यों का हमें उल्लेख करना है। इसका उल्लेख कीजिए, किस प्रकार से कीजिएगा। देखिए, ग्राम पंचायत के कार्यों का उल्लेख इस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है आर्थिक विकास के लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाना, यानी जो आर्थिक विकास है इसके लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम को बनाना। दूसरा है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाला कार्यक्रम, जो सामाजिक न्याय है इसको प्रोत्साहित करने वाला ये कार्यक्रम। तीसरा हमारा शुल्क यात्री कर, क्या है, जो शुल्क है, शुल्क यात्री कर, जुर्माना, अन्य कर आदि लगाना व एकत्र करना। ये एक प्रकार से ग्राम पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे जो कार्य हैं इंपॉर्टेंट है, और 3 ही कार्यों के बारे में पूछा गया है। जब इसके बारे में ग्राम पंचायत का एक संक्षिप्त टिप्पणी के बारे में भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, आपका आएगा ये क्वेश्चन। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं। जो भूमि सुधार है इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। इसके बारे में देखिए कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं। आंसर देखिए, भूमि सुधार एक ऐसी प्रक्रिया है, भूमि सुधार जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देखिए क्या है, देखिए जिसमें भूमि स्वामित्व के क्या है, भूमि स्वामित्व के पुनर्वितरण के साथ साथ, स्वामित्व के पुनर्वितरण के साथ साथ भूमि जोत में होने वाले सुधारों को क्या है, सम्मिलित किया जाता है। भूमि सुधार राज्य के विषय में अंतर्गत आता है, अतः इससे संबंधित कानून राज्य द्वारा बनाए गए भूमि सुधार अधिनियम 1950 में पारित हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा आप समझेंगे कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में परिभाषा है, और ये भी पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाएगा कि भूमि सुधार जो अधिनियम है ये कब पारित हुआ था। तो ये 1950 में हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए स्टूडेंट। और मैं बार बार बताता हूँ, यदि आपने कॉपी वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आपको मिल जाएगा, वो जरूर देखिएगा। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि बोर्ड एग्जाम में जो है
कॉपी को कैसे लिखना चाहिए, यानी हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी लिखने का तरीका होता है। जैसे मैथ में होगा, आप लोगों ने देखा होगा मैथ में अलग प्रकार से होता है, इकोनॉमिक्स में अलग प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देना होता है, सोशियोलॉजी में अलग, जियोग्राफी में अलग। तो सबका एक अलग अलग पर्टिकुलर क्या होता है, एक शेड्यूल होता है कि इस तरह से कॉपी लिखेंगे तो एग्जामिनर भैया खुश होकर हमें फुल मार्क्स देगा। तो वो सारी चीज़ें हमने बताई हुई है। उसके बाद में देखिए 9 नंबर हमारा प्रश्न, 9 नंबर हमारा प्रश्न है कि उदारीकरण को परिभाषित कीजिए। जो उदारीकरण है इसको परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, उदारीकरण शब्द का तात्पर्य ऐसे अनेक नीतिगत निर्णयों से है, अनेक क्या है, नीतिगत निर्णयों से है, जो भारत सरकार द्वारा 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के, क्या है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसको विश्व बाजार के खोल देने का, विश्व बाजार के लिए खोल देने के उद्देश्य से लिए गए भारत सरकार ने 1991 में अपनी आर्थिक नीति में कुछ परिवर्तन लाने का क्या है, निर्णय लिया था। यहाँ पर देखिए जो पूछा गया था हमारा प्रश्न कि उदारीकरण को क्या है, उदारीकरण को आपको परिभाषित करना है। तो इसी प्रकार से इसका आंसर देना है उदारीकरण को, कि उदारीकरण का तात्पर्य ये है, उदारीकरण को परिभाषित इस तरह से किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उदारीकरण किसे कहते हैं। उदारीकरण के बारे में जब आपका प्रश्न पूछा जाए तो इसी प्रकार से इसका आंसर दीजिएगा। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और खासकर इसको लिखने में स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आपने स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, जन्म दर से आप क्या समझते हैं। जन्म दर, मृत्यु दर, इसके बारे में भी काफ़ी पूछा जाता है। और जन्म दर और मृत्यु दर में क्या है, डिफरेंस भी पूछे जाएंगे, यानी अंतर भी पूछा जाएगा। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जन्म दर से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसी जन्म दर कहते हैं। स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण 84 टॉपिक, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण 84 टॉपिक है जो अध्याय 1 से लेकर 15 तक सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आपका समाज शास्त्र का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म हो जाएगा। 7 मार्च को आपका पेपर है समाज शास्त्र में, तो 7 मार्च की बोर्ड एग्जाम में 100% यही सारे प्रश्न आएगा जो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोगों को क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 7 मार्च की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जिन्होंने अभी तक किताब ही नहीं उठाया है, तो आज के इस वीडियो को क्या देखेंगे, यानी पूरे कंप्लीटली वो वॉच करेंगे, वीडियो देखेंगे और इसके बताए गए एक एक प्रश्नों को उनको क्या है तैयार कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्न आएगा। और आपको क्या है 100 में से 99 नंबर आपको इसमें समाज शास्त्र में दिलाकर जरूर जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, ये आप लोग इसको टॉपिक भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं आप लोग, और इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, यानी प्रश्न भी कह सकते हैं। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है, धार्मिक तथा जातिगत समुदाय। धार्मिक तथा जातिगत समुदाय से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ये शायद अति लघु उत्तरीय में पूछा जाए क्वेश्चन, तो इसको आप लोगों को क्या है तैयार कर लेना है। दूसरा हमारा प्रश्न है समाज शास्त्र का अध्ययन। समाज शास्त्र के अध्ययन के बारे में आपको बताना है कि समाज शास्त्र का कैसा अध्ययन है, समाज शास्त्र के अध्ययन में क्या परिणाम है, यानी अध्ययन किसे कहते हैं, अध्ययन का यानी पूरा आपको डिटेल में समाज शास्त्र से जितने भी प्रश्न बनने सारे को आपको क्या है तैयार कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन है जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी, इसके बारे में आपको बताना है जनसांख्यिकी किसे कहते हैं, पूरी डिटेल में इसका आपको बताना है कि जनसांख्यिकी किसे कहते हैं। चौथा है आपका माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। चौथा देखिए जो चौथा टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत आप लोगों को बताना है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। देखिए इसमें आपको अथवा लगकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि माल्थस जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, विवेचना कीजिए या समझाइए, यानी इसके कई सारे एक प्रकार से रूप निकल सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो एक ही होगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए पांचवा है समाज। देखिए समाज से रिलेटेड आपका काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि समाज किसे कहते हैं, समाज को परिभाषित कीजिए, समाज का परिभाषा मेकाइवर एवं पेज के अनुसार बताइए। तो यानी जितने भी क्वेश्चन आपके समाज से रिलेटेड बनते हैं सारे को आपको क्या है
तैयार कर लेना है। 6 नंबर आपका टॉपिक है राष्ट्रीय परिवार नियोजन। राष्ट्रीय परिवार नियोजन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न से आपसे लिया गया है। राष्ट्रीय परिवार नियोजन से आपका काफ़ी क्वेश्चन आएगा, तैयार कर लेना। वंध्यकरण किसे कहते हैं, अति लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है, नहीं तो आपका लघु उत्तरीय में पूछा ही जाएगा। 8वां टॉपिक है आपका भारत में जनसंख्या वृद्धि। भारत में जनसंख्या वृद्धि किस तरह से हुई है इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से बताना है। 9 नंबर टॉपिक है आपका मृत्यु दर और जन्म दर में अंतर बताइए, या मृत्यु दर और जन्म दर का आप लोग क्या है परिभाषा दीजिए। उसके बाद में देखिए भारत में जनसंख्या नीति किस प्रकार से है। देखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि के बारे में भी पूछा जाएगा, नीति के बारे में भी पूछा जाएगा, तो इसको भी आपको क्या है तैयार कर लेना है। और मैं जितने भी आप लोगों को टॉपिक बता रहा हूँ इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा आपको, क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। जो आपका क्वेश्चन बैंक है, चाहे जो भी आपने क्वेश्चन बैंक ले रखा है, आपको इस सभी का आंसर उनमें मिल जाएगा। नहीं तो अपना बुक देखिएगा समाजशास्त्र का, उसमें इन सभी का आंसर पूर्ण रूप से मिल जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया, मेरी गारंटी है ये सारे 84 टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। उनका 95 ना आए तो चैनल को आकर अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन बताए गए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को तैयार कर लेना है, एक भी छोड़ना नहीं है। और याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन का कई सारे रूप होते हैं। जैसे मान लीजिए कि उपनिवेशवाद के कारण बताइए, तो उपनिवेशवाद के कारण से कई, जैसे उपनिवेश किसे कहते हैं, इसके स्वरूप बताइए, इसका परिभाषा दीजिए। उसके बाद में क्या है, इसके बाद में विशेषताएं बताइए, वृद्धि के कारण बताइए, परिवर्तन कैसे हुआ, यानी कई सारे इसके रूप निकल सकते हैं स्टूडेंट, तो आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में देखिए 11 नंबर टॉपिक है स्त्री पुरुष अनुपात के बारे में आपको बताना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाति किसे कहते हैं, जाति का परिभाषा देना है, अति लघु उत्तरीय में आपका पूछा जाएगा जाति के बारे में। तो जाति से रिलेटेड आपका जितना भी क्वेश्चन बन रहा है सारे को आप लोगों को क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। और इनमें से जितने भी मैं बताए गए टॉपिक हैं, इनमें से मैं काफ़ी का आंसर दे चुका हूँ अपने वीडियोज़ में। आप लोग हमारे वीडियोज़ को देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा। 13 नंबर टॉपिक है भारत में जनजातियों की विशेषताएं बतानी है आपको। भारत में जो जनजातीय की विशेषताएं हैं इसका आपको पूर्ण रूप से इसका आंसर आप लोगों को देना है, तैयार कर लीजिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको काफ़ी रिसर्च से लाया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं स्टूडेंट। चौथा देखिए संस्कृतिकरण की परिभाषा किसने दी, संस्कृतिकरण का परिभाषा देना है आपको। 16 नंबर टॉपिक है वर्ण वर्ग जनजाति, इसका अलग अलग स्वरूप पूछा जाएगा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के स्वरूप बताइए, वर्ण का परिभाषा विशेषताएं बताइए, जनजाति किसे कहते हैं, तो यानी तीनों अलग अलग टॉपिक हैं, तैयार कर लेना है। 16 नंबर टॉपिक है नातेदारी। देखिए नातेदारी से आप क्या समझते हैं, नातेदारी के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो नातेदारी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनने तैयार कर लीजिए। 17 नंबर टॉपिक है अनुसूचित जनजाति। देखिए अनुसूचित जनजाति भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी रिलेटेड आपका देखिए सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट जिसमें आपका जो क्वेश्चन आएगा वो समाज से रिलेटेड ही आएगा, यानी बाहरी कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके जो आसपास और जो समाज में चल रही है सारी चीज़ें वहीं से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन आएगा, इसमें अधिकतम मैं बात कर रहा हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए संयुक्त परिवार किसे कहते हैं और इनकी विशेषताएं भी आप लोगों को बतानी है कि संयुक्त परिवार ये है और इनकी ये विशेषताएं हैं। 19 नंबर टॉपिक है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप बताइए, सामाजिक नियंत्रण किसे कहते हैं, समाज में नियंत्रण कैसे लाया जा सकता है, पूर्ण रूप से इसका आंसर आप लोगों को देना है। 20 नंबर टॉपिक है उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। उपनिवेशवाद के आने के पश्चात यानी इसके कई सारे प्रश्न बन सकते हैं उपनिवेशवाद के, याद रखिएगा। उपनिवेशवाद का उदाहरण सहित समझाइए, उपनिवेशवाद का संक्षिप्त परिचय, इसके प्रभावों के बारे में और इसके अर्थव्यवस्था के यानी अर्थव्यवस्था के अर्थों में बदली उपनिवेशवाद के कारण इसके बारे में आपको बताना है। 21 नंबर टॉपिक है मेघालय उत्तराधिकार अधिनियम। जो मेघालय में उत्तराधिकार अधिनियम है इसके बारे में आपको बताना है। 22 नंबर टॉपिक है परिवार। देखिए परिवार से रिलेटेड भी आपका काफ़ी क्वेश्चन आएगा, जैसे हमने नातीदारी से रिलेटेड आपको काफ़ी क्वेश्चन बताए हैं, सेम उसी प्रकार से परिवार के प्रकार, परिवार किसे कहते हैं, परिवार के स्वरूप बताइए, परिवार किन किन अर्थों में है, यानी पूर्ण रूप से आपको 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे देना है। और एक क्वेश्चन के आपके कई सारे अथवा करके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो तैयार कर लीजिएगा और उसका आंसर जो होगा वो यही होगा। इस नंबर टॉपिक है बाजार। देखिए बाजार से रिलेटेड भी आपका काफ़ी क्वेश्चन आएगा, बाजार किसे कहते हैं, बाजार के बारे में आपको पूर्ण रूप से बताना रहेगा कि समाज शास्त्री के अनुसार बाजार का परिभाषा दीजिए। तो कई सारे रूप इसके आएंगे, निकाल समाज मतलब तैयार कर लीजिएगा। 24 नंबर टॉपिक है हुंडी की उपयोगिता बताना है। हुंडी के बारे में हमने नागरिक शास्त्र जियोग्राफी में काफ़ी बार
बता चुका हूँ। यानी जो पहले के व्यापारी होते थे वो हुंडी का प्रयोग करते थे। जैसे कि अब समय में भैया डॉलर सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सेम उस प्रकार से पहले क्या जो व्यापारी लोग होते थे वो हुंडी का प्रयोग करते थे। तो हुंडी की आपको उपयोगिता बतानी है। 25 नंबर टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से है, क्या क्या रूप आए, क्या क्या स्वरूप आए, सारी चीज़ें बताना है। 26 नंबर टॉपिक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है। इनमें से सारे टॉपिक को आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, कॉपी में लिख लेना है। कॉपी में लिख लीजिए, फिर एक एक करके चैप्टर वाइज आपको क्या है, चैप्टर वाइज आपको सारे टॉपिक का आंसर मिलता चला जाएगा। आप ढूंढिएगा, हमने इनमें से जितने भी बताए गए टॉपिक है इनमें से कुछ का आंसर मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी अपने चैनल पर। आप लोग देखते होंगे वीडियोस तो आपको पता होगा। वस्तुकरण या पर्यावरणीयकरण किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। 28 नंबर टॉपिक है भूमंडलीकरण की केंद्रीय विशेषता बताइए। भूमंडलीकरण की आपको क्या बताना है, केंद्रीय विशेषता बतानी है। 29 नंबर टॉपिक है सामाजिक विषमता के बारे में बताना है। सामाजिक विषमता किसे कहते हैं, सामाजिक अपवर्जन किसे कहते हैं, सामाजिक, उसके बाद में क्या है सामाजिक बहिष्कार, यानी कई सारे इसके रूप निकल के आएंगे। सामाजिक विषमता के बारे में हमने बताया आपको। उसके बाद में देखिए 30 नंबर है पूर्वग्रह। पूर्वग्रह जाति पूर्वग्रह, अंतर विवाह को समझाइए। जाति पूर्वग्रह से रिलेटेड आपका काफ़ी क्वेश्चन आएगा, तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 31 नंबर टॉपिक है अपवर्जन या बहिष्कार। जैसा कि हमने बताया सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार। जाति व्यवस्था किसे कहते हैं, जाति व्यवस्था आपको बताना है कि जाति व्यवस्था क्या है। जातीय विषमता के बारे में भी आपको बताना है। उसके बाद में देखिए 35 नंबर अंतर्विवाह, ये अति लघु उत्तरी में आपका पूछा जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्विवाह किसे कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है 34 नंबर नारी आंदोलन। नारी आंदोलन से रिलेटेड आपका नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में बताना है। 35 नंबर टॉपिक है आपका जो है विकलांग। देखिए विकलांग से रिलेटेड, यानी विकलांग से यानी दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में आपको बताना है। 36 नंबर टॉपिक है आपका स्त्रियों की समानता। स्त्रियों की समानता किस तरह से हुई इसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया, स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए किए गए प्रयासों के बारे में बताना है। 37 नंबर टॉपिक है भारत में लैंगिक असमानता। देखिए बैकग्राउंड में आपको कॉफ़ी वॉइस सुनाई देगी, अननोन वॉइस, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। 38 नंबर टॉपिक है सामुदायिक पहचान किसे कहते हैं। सामुदायिक पहचान के बारे में बताना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए स्टूडेंट, वीडियो को रोक रोक कर आप एक एक टॉपिक को लिख लीजिए, हमारे बताए गए तरीके से लिख लीजिए। उसके बाद में क्या है, आप वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमने वीडियोज भी बना रखा हूँ, नहीं देखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, आप क्वेश्चन बैंक अपना उठाइए, चैप्टर वाइज आप समाजशास्त्र का एक एक चैप्टर ढूंढिए और उनमें से जो आपको आगे क्लू मिले उसको आप क्या तैयार कर लीजिए। 38 नंबर टॉपिक है सामुदायिक पहचान के बारे में बताना है, क्या होती है, वो कैसे बनती है। 39 नंबर टॉपिक है संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता के बारे में बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। उसके बाद में देखिए क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद किसे कहते हैं, क्षेत्रवाद की किन्हीं दो समस्याएं। सांस्कृतिक विविधता के बारे में आपको बताना है, सांस्कृतिक जो विविधता है इसके बारे में बताना है, इससे आप क्या समझते हैं। उसके बाद में इससे क्या है, विविधता का क्या अर्थ है, यानी अर्थ और अर्थ आश्वस्त, यानी अश्वस्त, यहाँ पर देखिए नहीं, अर्थ क्या समझते हैं, अर्थ किसे कहते हैं। उसके बाद में आशय क्या है। उसके बाद में देखिए 42 नंबर टॉपिक अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है। 43 नंबर टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता से आपका क्या आशय है, भारतीय समाज में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। समझ में आ गया। जाति और वर्ग के बारे में बताना है। 44 नंबर हमारा क्वेश्चन है, आप लोग इसको क्वेश्चन भी कह सकते हैं, हम इसको टॉपिक कहते हैं। जितने भी स्टूडेंट आप इस बार 7 मार्च को पेपर देने वाले हैं, बस मेरी गारंटी, बस आप लोग ये तैयार कर लीजिए, इनमें से एक भी टॉपिक छोड़िए मत। ये 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे, अति लघु उत्तरीय, फिर आपको लघु मिल जाएगा एंड आपको दीर्घ उत्तरीय, यानी 3 टाइप के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। उसके बाद में देखिए 45 नंबर टॉपिक राष्ट्र राज्य से अभिप्राय क्या है। जो राष्ट्र राज्य है इससे अभिप्राय क्या है इसके बारे में बताना है। 46 नंबर टॉपिक है औद्योगिकीकरण और नगरीकरण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा दीजिए, नहीं तो आपका अंतर भी पूछा जा सकता है। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के बारे में तैयार कर लीजिए। और सबसे पहले क्या कीजिए, वीडियो को रोककर आराम से वीडियो को देखिए, ये नहीं कहीं हम जा नहीं रहे और हमारी वॉइस आप लोगों को फास्ट लग रही होगी, तो प्लीज़ क्या है आप लोग आराम से वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। 47 नंबर टॉपिक है नगरीकरण। देखिए नगरीकरण से आपका काफ़ी क्वेश्चन आएगा, नगरीकरण किसे कहते हैं, नगरीकरण से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और नई नगरीकरण से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 48 नंबर टॉपिक है राष्ट्रीय योजना के बारे में आपका काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तैयार कर लीजिएगा।
सामाजिक परिवर्तन क्या है? आधुनिकीकरण, सांस्कृतिक परिवर्तन, पश्चिमीकरण। यहाँ पर देखिए आधुनिकीकरण, सांस्कृतिक परिवर्तन, पश्चिमीकरण, इसके बारे में भी पूछा जाएगा। अगला देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षीकरण किसे कहते हैं? 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सांस्कृतिक समुदाय, धर्मनिरपेक्षीकरण किसे कहते हैं? प्रेक्षण किसे कहते हैं? ये भी आपका क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। इसको भी आप लोगों को क्या कर लेना है, सबसे पहले तैयार कर लेना है, चैप्टर वाइज मिलता चला जाएगा। कानून और न्याय में अंतर बताइए, कानून और न्याय किसे कहते हैं? दोनों के बारे में बताना रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 56 नंबर, यहाँ पर देखिए जनतांत्रिक राजनीति किसे कहते हैं? इसके बारे में आपको बताना है स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए 57 नंबर, पंचायत के बारे में आप लोगों को बताना रहेगा। 58 नंबर है लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, इसके क्या परिणाम हुए, इसके क्या एक प्रकार से परिभाषा भी पूछा जा सकता है। 59 नंबर टॉपिक है भारतीय संविधान के बारे में आपको बताना है, भारतीय संविधान किस तरह से है। भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपके बनने हैं सारे को आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले तैयार कर लेना है। भारतीय जो संविधान है हमारा, भारतीय संविधान से ऐसे क्या है, सारे क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है। अब आ गया हमारा ग्रामीण समाज। ग्रामीण समाज से रिलेटेड आपका जैसे ग्राम पंचायत है, ग्रामीण की आवाज़ के सामने 73वें संविधान संशोधन का आपको बताना है। ग्रामीण समुदाय किसे कहते हैं, ग्रामीण समाज किसे कहते हैं, इसके भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। हरित क्रांति किसे कहते हैं? देखिए स्टूडेंट हमारा इस समय जो है थोड़ा एक प्रकार से जो हेल्थ है वो डाउन है, मतलब तबीयत ख़राब है, इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं, तो इसीलिए वीडियोज़ में फास्ट बोल रहा हूँ। और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाना मेरी एक प्रकार से एक प्रकार जिम्मेदारी है, और आपकी तैयारी भी कराना। तो ये नहीं मैटर करता मैं बीमार रहूँ या कुछ भी रहूँ, आपकी तैयारी अच्छे से मैं कंप्लीट कराऊँगा। 62 नंबर टॉपिक देखिए ग्रामीण समुदाय या नगरीकरण किसे कहते हैं? ग्रामीण समुदाय और नगरीकरण के बारे में आपको बताना है पूर्ण रूप से। 63 नंबर टॉपिक है संरचनात्मक किसे कहते हैं, संरचनात्मक के बारे में आपको बताना है। 64 नंबर टॉपिक है भूमि हदबंदी अधिनियम क्या है। 65 नंबर टॉपिक है ग्रामीण और नगरीय। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि मैं वीडियोज में फास्ट मतलब बोलता चला जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। 66 नंबर टॉपिक है भारत में कृषि संरचना के बारे में आप लोगों को बताना, इसका आंसर आपको देना है पूर्ण रूप से। 67 नंबर टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद में हमारा जो ग्रामीण समाज है वो किस तरह से विकसित हुआ, एक प्रकार से विकसित नहीं आगे कैसे बढ़ा अपने लाइफ में एज कंपेयर। जैसे 68 नंबर टॉपिक देखिए वैश्वीकरण किसे कहते हैं, इसके भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 69 नंबर क्वेश्चन है संविदा खेती। फिर 70 नंबर देखिए अलगाव अतिलघु उत्तरी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, औद्योगिकरण के बारे में आपको बताना है। 71 नंबर टॉपिक है उदारीकरण ने रोजगार के कैसे बढ़ावा दिया, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। 72 नंबर टॉपिक है भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण के बारे में, इसका आंसर आप लोग दीजिए कि भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण क्या है, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। 73 नंबर टॉपिक है सामाजिक असमानताएं के बारे में बताना है, सामाजिक असमानताएं क्या है। 74 नंबर टॉपिक है आपका देखिए 1982 में मुंबई टेक्सटाइल के बारे में बताना है। 1982 में मुंबई टेक्सटाइल हुआ, इसके बारे में आपको आंसर देना है। 75 नंबर टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए। जो इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था है इसके बारे में आप लोगों को क्या पूर्ण रूप से इसका आंसर देना है। 76 नंबर टॉपिक है संस्कृत पर भूमंडलीकरण। 77 नंबर टॉपिक देखिए संस्कृत पर भूमंडलीकरण के बारे में आपको बताना है कि संस्कृत पर भूमंडलीकरण कैसे हुआ, यानी इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से इसका आंसर देना है कि संस्कृत पर भूमंडलीकरण से क्या अभिप्राय है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चंस को बताएंगे जो आपकी तैयारी को एक प्रकार से नेक्स्ट लेवल लेकर जाएगा। उसके बाद में देखिए 74 नंबर टॉपिक है हमारा उदारीकरण की नीति के बारे में आपको बताना है कि उदारीकरण की क्या नीति है। 78 नंबर टॉपिक है एक भूमंडलीकरण की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बताना है। तो 79 नंबर टॉपिक है डिजिटल इंडिया के बारे में बताना है। काफ़ी बार हमने इसका आंसर दे चुका हूँ अपने वीडियोज़ में। शोप ओपरा क्या है 80 नंबर टॉपिक। 81 नंबर टॉपिक है औपनिवेशिक सरकार के बारे में आपको बताना है, इसका आंसर देना है। 82 नंबर टॉपिक है भारत में टेलीविज़न प्रसारण किस तरह से हुआ। इन सभी में से कुछ का आंसर है, यानी मैंने क्या है इसमें 84 क्वेश्चंस बताए, तो 84 में से हमने 70 क्वेश्चंस का आंसर मैं अपने वीडियोज़ में दे चुका हूँ। आप लोग हमारे वीडियोज़ को देखते होंगे तो आपको पता होगा। उसके बाद में देखिए 43 नंबर टॉपिक समाचार पत्र उद्योग के बारे में आप लोगों को बताना है। लास्ट में हमारा 84 नंबर टॉपिक जनसंपर्क के साधन।
समझ में आ गया। तो ये 84 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, आप लोग तैयार कर लेंगे तो अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल लेकर जाएंगे। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप लोगों को छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक को आप लोगों को तैयार कर लेना।